गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है त्रिशंकर संकरण, ट्री हाइब्रिड क्रॉस। तो ट्री हाइब्रिड क्रॉस क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने पिछली क्लास में पढ़ा था एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेंडल की क्रियाओं पर यह भी आधारित है। त्रिशंकर संकरण भी मेंडल ने ही दिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले को पादपों को ध्यान में रखकर उनका संकरण कराया जाता है तो बहुसंकर संकरण कहलाते हैं। जैसे त्रिशंकर संकरण 3 जोड़ी यहाँ पर विपर्यासी लक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तो आज हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे त्रिशंकर संकरण। तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक आनुवांशिक विपर्यासिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। विपर्यासिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। जैसे त्रिशंकर संकरण, तो त्रिशंकर संकरण क्या है? अगली लाइन से लिखेंगे यहाँ 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया गया। यहाँ 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया गया। मेंडल ने मटर के पादपों के 3 गुणों लंबाई, बीजपत्र का रंग तथा बीज के आकार को लेकर संकरण करवाया। जिसमें 8 तरह के युग्मक प्राप्त हुए। इसमें F1 पीढ़ी में लंबा तना, पीले बीजपत्र तथा गोल बीजपत्र प्राप्त हुए। त्रिशंकर संकरण प्रयोग को इस तरीके से दर्शाया गया। हम आपको डायग्राम की भांति में दिखा रहे हैं। जैसे त्रिशंकर संकरण है टी कैपिटल टी यानी कि लंबे पीले और गोल। और यहाँ पर क्या किया गया? स्मॉल हरे और झुर्रीदार। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? हम ये संकरण करा देते हैं। तो ये हमारे कैसे थे? लंबे तने, पीले बीजपत्र एवं गोल बीज बौने तने, हरे बीजपत्र एवं झुर्रीदार बीज। जब संकरण दोनों के बीच में हुआ तो यहाँ पे बना आपका, अब एक यहाँ पर और एक यहाँ से हम संकरण कराएंगे। जब एक हम यहाँ से और एक हम यहाँ से संकरण कराएंगे तो ये हमारा बनेगा टी। एक यहाँ से और यहाँ से वाई लेंगे तो ये हमारा बनेगा वाई और ये हमारा बनेगा आर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इसका नाम हम देंगे लंबे तने, पीले बीजपत्र एवं गोल। लंबे तने, पीले बीजपत्र, गोल। ये आपने देखा कि त्रिशंकर संकरण इस प्रकार से हुआ।
अब ये 3 रंग का संकरण आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हेडिंग है उसका नाम है मेंडलवाद का महत्व। तो हेडिंग डालेंगे मेंडलवाद का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलवाद का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे संकरणों के माध्यम से भावी संतानों के गुण का ज्ञान हो जाता है। संकरणों के माध्यम से भावी संतानों के गुणों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि इन्होंने इसमें यह बताया कि संकरण के माध्यम से जब हमने 2 का संकरण कराया तो हमें यह याद हो गया कि हमारी जो आने वाली संतान है वो किस प्रकार से होगी, वो लंबी होगी, बौनी होगी या किस प्रकार से होगी। तो ये मटर के पौधों से इन्होंने ज्ञात कर लिया था। किसने? मेंडल ने। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है। दूसरा पॉइंट है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है। नंबर 3 पॉइंट है शुद्ध एवं अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। शुद्ध एवं अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। नंबर 4 मेंडलवाद के आधार पर उच्च लक्षणों वाले संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। मेंडलवाद के आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। अगला नंबर है रोग प्रतिरोधी पादपों जैसे गेहूं, गन्ना, चावल आदि की किस्मों का विकास भी किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधी पादपों जैसे गन्ना, चावल आदि की किस्मों का विकास किया जा सकता है। इन्होंने ये इसलिए बताया कि रोग प्रतिरोधी यानी कि ऐसे पादप जिनमें कोई रोग ना हो और उन पादपों का हम संकरण कराएं। जब उन पादपों का हम संकरण कराएंगे तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह भी हमारी रोग प्रतिरोधी होगी, यानी कि हमें अच्छी किस्मों के पादप भी प्राप्त होंगे। तो ये था आपका अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट लिखेंगे उन्नत किस्में बनाकर, यानी कि अच्छी किस्मों को बनाकर उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अगला पॉइंट लिखेंगे आनुवांशिक रोगों की खोज एवं उनके निदान में इसका प्रयोग होता है। आनुवांशिक रोगों की खोज एवं उनके निदान में इसका प्रयोग होता है। तो ये थे आपके मेंडलवाद का महत्व, यानी कि मेंडलवाद ने अपने महत्वों को इस प्रकार से बताया। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। मेंडल की अब अगली जो हेडिंग है उसका नाम है जीन अन्योन क्रियाएं।
यानी कि जीन से किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं। तो हेडिंग का नाम है जीन अन्योन क्रियाएं। जीन अन्योन्य क्रियाएं। जीन अन्योन क्रियाएं क्या है? तो इन्होंने बताया कि अनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं, जिनके गुण विद्यमान होते हैं, वे सभी जीन अन्योन क्रियाएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे मेंडलवाद ने 1900 में पुनर्खोज के बाद अनुवांशिकी पर तीव्र अनुसंधानों के फलस्वरूप ऐसे अनुवांशिक लक्षणों का पता लगाया जिनकी वंशागतियां बहुत जटिल थी। इसमें मेंडल के प्रभाविता पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमों का पालन नहीं होता। जीन अन्योन में निम्नलिखित क्रियाएं दी गई। तो सबसे पहले भाई जीन अन्योन की क्रियाएं बहुप्रभावी जीन। तो ये पहले आई डालेंगे इसी के अंतर्गत बहुप्रभावी जीन, यानी कि इसे कहते हैं प्योटॉर्पिक जीन। एक ही जीन कई अनुवांशिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करती है। एक ही जीन कई अनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित करती है। दूसरी हेडिंग है बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति। तो बहुजीनी वंशागति में लिखेंगे एक ही अनुवांशिक लक्षण की वंशागति दो या दो से अधिक एलीली जीन्स की जोड़ियों द्वारा प्रभावित होती है। तीसरी हेडिंग है बहुविकल्पी बहुयुग्मविकल्पीवाद। तो बहुयुग्मविकल्पीवाद क्या है? एक ही अनुवांशिकी लक्षण की वंशागति के लिए वंशागति की समष्टियों में दो के बजाय तीन या अधिक एलीली जीन्स भी प्राप्त होते हैं।
एलिली जीन्स भी प्राप्त होते हैं। तो ये थे आपके जीन अन्योन क्रियाएं की किस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं। अब अगली हेडिंग हमारी होगी अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? यानी कि पूर्ण प्रभाविता जो पूर्ण तरीके से प्रभावी हो जाए और अपूर्ण प्रभाविता जो पूर्ण तरीके से प्रभावी ना हो। तो लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता में F1, अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का, F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप, F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों सम युग्मजी जनकों से, दोनों सम युग्मजी जनकों से नहीं मिलता, से नहीं मिलता। ये दोनों के मध्य होता है, ये दोनों के मध्य होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, इससे यह स्पष्ट होता है कि युग्म विकल्पी जोड़ों के मध्य, युग्म विकल्पी जोड़ों के मध्य जीन्स प्रभावी और अप्रभावी, जीन्स प्रभावी और अप्रभावी दोनों का संबंध नहीं रहता, दोनों का संबंध नहीं रहता। ये लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं, ये लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज कार्ल लॉरेंस ने, इसकी खोज कार्ल लॉरेंस ने की थी, इसकी खोज कार्ल लॉरेंस ने की थी। जैसे जब गुलाबास या मिराबिलिस, जब गुलाबास या मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्पों, मिराबिलिस या जलापा के लाल पुष्पों वाले शुद्ध पादपों को सफेद पुष्प वाले पादपों से संकरण कराया जाता है, सफेद पादपों से संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में लाल न होकर गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इनका जो अनुपात बनता है वह 1:2:1 अनुपात होता है। यानी कि 25% लाल पुष्प, 50% गुलाबी पुष्प तथा 25% सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं, जो कि हम आपको डायग्राम से दर्शाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक लाल पुष्प, ये हमारा हो गया लाल पुष्प और ये हमारा हो गया सफेद पुष्प। अब इन दोनों का हम संकरण करा देंगे, तो इसे हम नाम देंगे RR और इसे हम देंगे R। तो जब इनका हम संकरण कराएंगे
तो हमें सभी पुष्प जो होंगे वे हमें गुलाबी प्राप्त होंगे। गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, इसमें इनके गुण आ गए और इसमें इसके गुण आ गए, तो ये हमारा शंकर पुष्प प्राप्त हुआ। अब इस पुष्प को हम ले लेते हैं और इनके बीच हम संकरण कराते हैं। गुलाबी पुष्प और गुलाबी पुष्प के बीच में संकरण कराते हैं। तो ये हमारा आ रहा है और ये भी हमारा आ रहा है। जब इनके हम बीच संकरण कराएंगे तो यहाँ पर हमें 4 तरीके के पुष्प प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो R से होगा ये इधर होगा और इस पुष्प का संकरण यहाँ होगा, इस पुष्प का संकरण यहाँ होगा, इस पुष्प का संकरण यहाँ होगा, इस पुष्प का संकरण यहाँ होगा और इस पुष्प का संकरण यहाँ होगा। इसी प्रकार इस पुष्प का संकरण यहाँ होगा और इस पुष्प का संकरण यहाँ होगा। तो यहाँ पर यहाँ किसके गुण आ गए, तो ये हमारा होगा लाल पुष्प, ये हमारा होगा गुलाबी पुष्प, ये हमारा गुलाबी पुष्प, गुलाबी पुष्प, लाल पुष्प। तो इसे हम कहेंगे लाल पुष्प को आर, इसे हम कहेंगे आर और आर। तो ये जो हमारा इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आपने देखा कि इनका हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। यहाँ पर हमने लाल पुष्प लिए, सफेद पुष्प लिया, दोनों में हमने संकरण कराया, तो यहाँ पर हमारा गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। फिर उस गुलाबी पुष्प को हमने अलग अलग भागों में बटा और फिर उसका हमने संकरण तीसरी पीढ़ी में कराया, तो उससे हमें पुष्प प्राप्त हुए, लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प, फिर गुलाबी पुष्प को यहाँ पर सफेद पुष्प। तो ये जो हमारा था ये पूरा सफेद पुष्प है, सफेद पुष्प। तो ये हमारा जो अनुपात बना, ये 1 का अनुपात रहा, ये 2 का अनुपात रहा और ये 3 का अनुपात रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25% क्या थे हमारे पास, लाल पुष्प अनुपात और 50% गुलाबी पुष्प और 25% सफेद पुष्प। तो यहाँ पर जो हमारा अनुपात बना है, हमारा अनुपात बना 1:2:1। तो ये आज का आपका टॉपिक था प्रभाविता का नियम, जो अपूर्ण प्रभाविता थी। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो सह प्रभाविता होगी। इसे आप सभी लोग नोट कर लें और इस डायग्राम को भली भांति समझ लें। इसमें जहाँ पर समझ में ना आया हो तो पूछ लें और इसे बना भी लें। इसी प्रकार से हम यहाँ पर पुष्पों की जगह किसी को भी रख सकते हैं, यहाँ गाय भी रख सकते हैं, 2 अलग अलग प्रकार की गाय रख सकते हैं, बकरी रख सकते हैं, कोई भी जीव रख सकते हैं, यहाँ चूहे रख सकते हैं, एक सफेद चूहा और एक लाल चूहा, और इसी प्रकार से उसमें संकरण भी करा सकते हैं। तो जो मेंडल का संकरण का नियम है वो यही अनुपात निकालने का, तो ये त्रिशंकर संकरण के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लें।